तो आज तक आप लोगों ने मेरी लाइफ देखी है, पेशेंट्स की लाइफ देखी है, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इलाज में खर्चा कहाँ-कहाँ होता है और कैसे होता है। तो जब भी कोई अचानक से बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वो इमरजेंसी में आता है और जहाँ इमरजेंसी में उसका इलाज शुरू होता है वहीं से उसका खर्चे का मीटर भी शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको एक ऐसी जगह शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर इलाज तो सबसे बेहतर होता है लेकिन खर्चा भी सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि आईसीयू। और आईसीयू में जब तक मरीज रहते हैं उनकी करीब-करीब डेली बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, डेली बेसिस पर नई-नई दवाइयाँ ऐड की जाती हैं। एक एवरेज हॉस्पिटल में आईसीयू का खर्चा 10 से 12,000 रुपये पर डे से शुरू होकर एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1 से 1.5 लाख रुपया पर डे तक जा सकता है। दवाइयों और इन्वेस्टिगेशन के अलावा एक और जो बड़ा खर्चा होता है वो होता है आईसीयू के बेड चार्जेस का। उसके अलावा डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस, फिजियोथेरेपिस्ट के चार्जेस, डाइट चार्जेस, तमाम तरीके के चार्जेस लगते हैं। और किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। इसीलिए जब मैं पेशेंट की काउंसलिंग करता हूँ तो एक सवाल वो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि सर इलाज में खर्चा कितना आएगा। और मैंने अभी तक के अपने मेडिकल कैरियर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम किया है और सब लोग यही चाहते हैं कि इलाज में मरीज़ का कम से कम खर्चा हो। लेकिन कम कितना कम होता है और ज़्यादा कितना ज़्यादा होता है ये हर किसी के लिए अलग होता है, क्योंकि हर किसी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलग-अलग होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में वैसे लोग भी देखे हैं जिन्हें हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का इलाज कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और मैंने अपनी लाइफ में वैसे भी लोग देखे हैं जिन्हें 1,000 रुपए की दवा लेने में भी दिक्कत हो जाती है। और कभी-कभी इस दुविधा के बीच में इलाज कराना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन इलाज करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। आप चाहते हो कि आप बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दो, लेकिन आपके हाथ बंध जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो क्यों। तो चलो अब मेल सर्जरी वार्ड चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कल जो पेशेंट हम लोगों ने ऑपरेट किए थे उनकी कंडीशन आज कैसी है। तो ये वो पेशेंट है जिनकी स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर था, ऐसा ट्यूमर जो नसों को पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था। तो उस ट्यूमर को निकालने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई और मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के बाद इनके पैर चलना बंद हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये अच्छे से अपने पैर चला रहे हैं। दूसरे पेशेंट भी स्पाइन कॉर्ड के ट्यूमर के ही पेशेंट थे, इनको भी ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। इन दोनों का दर्द गायब हो चुका है और पैरों में पावर पहले से इंप्रूव हो चुकी है। वार्ड का राउंड तो फिनिश हो गया, अब मुझे ओटी जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक ट्यूमर के पेशेंट को ऑपरेट करना है। और ओटी में 2 घंटे मशक्कत करने के बाद, इस इंसान को ट्यूमर से निजात दिलाने के बाद मैं ओपीडी की तरफ आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। तो ओटी फिनिश करके मैं ओपीडी आ गया हूँ। ओपीडी में अब मैं पेशेंट देखना शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारे खर्चे आप खत्म कर सकते हो सिर्फ एक काम करके, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराकर। तो पेशेंट देखते देखते मैं आपको बताता हूँ कहाँ से और क्यों लेना है हेल्थ इंश्योरेंस। पॉलिसी बाजार पर आप 1 करोड़ रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए में ले सकते हैं, और आप 75,000 तक का टैक्स भी सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जानते हो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो नो एक्स्ट्रा एजेंट कमीशन एंड यू विल गेट अप टू 25% ऑनलाइन डिस्काउंट, और आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट भी मिलेगा। सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और अपनी डिटेल सही से फिल करो और 51 इंश्योरेंस पार्टनर से कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट पॉलिसी परचेज करो एंड सेव योर फैमिली फ्यूचर। उसके बाद मैं 10 पेशेंट ही देख पाता हूँ और आईसीयू से कॉल आ जाती है कि आप आईसीयू आ जाइए, यहाँ आपकी ज़रूरत। तो आईसीयू एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं। तो जब भी मेरे पास आईसीयू से कॉल आता है, मैं बिना झिझके, अगर ओपीडी देखना हो तो ओपीडी छोड़कर आईसीयू चला जाता हूँ। और आज मेरे पास आईसीयू में 11 पेशेंट एडमिट हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रोक के पेशेंट हैं, कुछ एक्सीडेंट के पेशेंट हैं और कुछ वो पेशेंट हैं जिनको मैंने आज कल में ऑपरेट किया है। और अभी जिस पेशेंट के लिए मेरे पास कॉल आई है वो है जिनको 3 दिन पहले मैंने ऑपरेट किया था, वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन ऑपरेशन के 3 दिन बाद भी अभी तक ना तो उन्होंने आंखें खोली है, ना ही वो वेंटिलेटर से बाहर आए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि ऑपरेशन के बाद भी इंसान आंखें नहीं खोल रहा है, बेहोश है, वेंटिलेटर की लंबे टाइम तक उसको ज़रूरत है, तब हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको कहते हैं ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी में गले में एक छोटा सा ऑपरेशन करके एक ट्यूब डाल देते हैं, जिसके थ्रू हम वेंटिलेटर से सांस देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं और लंबे टाइम तक उस ट्यूब को रखा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी होता है, बट इन सब चीज़ों के करने से मरीज़ का बिल भी बढ़ता जाता है। ट्रेकियोस्टमी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट लगते हैं। इनकी ट्रेकियोस्टमी फिनिश करने के बाद मैं वापस से ओपीडी आ जाता हूँ। ओपीडी में फिर से पेशेंट देखना शुरू करता हूँ और एक एक करके पेशेंट देखता जाता हूँ। लास्ट में जब सिस्टर से नंबर पूछता हूँ तो आज का नंबर होता है 55। एंड यू नो, रोज़े में इतने सारे लोगों से बात करने के बाद एकदम से हलक सूख सा जाता है, लेकिन काम है आपका, आपको करना तो होगा ही ना। और आज मुझे थोड़ी खुशी है क्योंकि 4:30 बजे ओपीडी फिनिश हो गई और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। अब घर जाकर मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो देखता हूँ कि वो सो रही है। और अगर आपको बच्चे का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है ना, तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि बच्चा अगर सो रहा है तो आप उसको उठा नहीं सकते। तो मैं बाहर ही बैठ जाता हूँ और वेट करने लगता हूँ उसके उठने का। उसके बाद 5:15 बजे असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग अफ्तार की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस टाइम तक आते आते ना बॉडी का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो मैं जा रहा हूँ व्लॉग को बंद करने के लिए। एंड आप लोगों को एक एडवाइस जाते जाते ये देकर जा रहा हूँ कि यार, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है ना तो ले लो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।